हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम वर्क एनर्जी का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सबको पार्ट वन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने रिवीजन भी कर ली होगी। आज हम उसका एक लेवल अप करेंगे, मतलब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। आज हम वर्क वाला पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एनर्जी। सो आज हम जरा वर्क शुरू करते हैं कि वर्क एग्जैक्टली बोलता क्या है, वर्क क्या होता है, कैसे हम पता लगाते हैं, कितने टाइप के वर्क होते हैं। ठीक है, तो पार्ट टू हम शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार चेक कर लेते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ने वाले हैं और किन टाइप्स ऑफ वर्क और न्यूमेरिकल्स। टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है किन फैक्टर पे वर्क डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स हैं जिन पे वर्क डिपेंड करता है। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किन किन पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वर्क दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे करता है और एक डिस्प्लेसमेंट पे करता है। सो पॉइंट नंबर वन, वर्क किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा वर्क होगा, मानते हुए बात है ना। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वर्क के। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो वर्क भी ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाओगे तो वर्क भी क्या होगा? कम होगा, है ना। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इनवर्सली होता है, एक क्वांटिटी ज्यादा दूसरी क्वांटिटी कम। ये देखो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, अगर मान लो इसकी जगह मैं और हैवी वेट लूं और इस लेडी को मैं एक और हैवी वेट दूं, तो क्या होगा? इसको और फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हैवी उठाने के लिए और करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? वर्क होगा। पॉइंट नंबर टू है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा आपने काम किया है। शॉर्टपुट खेली है कभी आप में से किसी ने? शॉर्टपुट होती है, एक बॉल होती है, बॉल को लेकर से मारना होता है, जो जितना दूर फेंकेगा वो फर्स्ट आता था। खेली आप में से किसी ने? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो, ये रहा, है ना। इंटरनेशनल स्पोर्ट है ये शॉर्टपुट। ये देखो, मैं बहुत अच्छा था स्कूल में शॉर्टपुट में। ये देखो, तो जितना ज्यादा वो दूर फेंकेगा उतना ज्यादा फर्स्ट आएगा ना। मतलब जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी दूर बॉल जाएगी, उतना ज्यादा उसने वर्क किया, और जितना ज्यादा उसने वर्क किया उतना ज्यादा चांस उसके जीतने के, है ना। जो सबसे दूर बॉल फेंकेगा वो फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला फोर्स, दूसरा टाइप्स ऑफ वर्क। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ वर्क बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क। थोड़ा आपको आइडिया मैंने लास्ट क्लास में दे ही दिया था। ठीक है, तीन टाइप ऑफ वर्क होता है। पहला होता है आपका जब वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका जब आपका वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जब आपका नेगेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा वो होता है जब वर्क डन आपका क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो को एग्जाम्पल लेते हैं इनके और क्वेश्चन भी करते हैं। देखो, जब मैंने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपने फोर्स भी यहीं लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर हुई। भाई मैंने किसी भी चीज को पुश करा, उसी डायरेक्शन में वो आगे गई, उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्क। अब ध्यान से चेक करो, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब फोर्स भी यहीं पे लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हुआ है ना। मतलब इसमें अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ये क्या है आपका? ये है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री समझते हैं, आप समझ जाना कि पॉजिटिव वर्क। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? किसी भी चीज को पुलिंग अ कार टॉय, पुलिंग अ कार टॉय, किसी कार टॉय को आप पुल कर रहे हो, या पुशिंग समवन, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेगेटिव वर्क। तो W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब आप फोर्स मान लो यहां पे लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगी, दोनों उल्टे होंगे। मतलब दोनों ऐसे होंगे, दोनों अगर ऐसे होंगे तो क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल जीरो होगा। जब दोनों ऐसे होंगे, मतलब फोर्स यहाँ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा क्या? इट इज नेगेटिव वर्क। अच्छा, एंगल देखो, चेक करिए कितने का बन रहा है, शायद आपको एंगल पता होगा ये। दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी आप 180 डिग्री का एंगल देख लो तो समझ जाना वो नेगेटिव वर्क है। और
इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेक का लगना, जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, गाड़ी के जब ब्रेक लगते हैं, मान लो गाड़ी यहाँ पे जा रही थी आगे, तो जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो फोर्स तो बैक साइड पे लगेगा ना, बट वो एकदम से तो रुकेगी नहीं। और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी राइट साइड पे होगी, क्यों, क्योंकि थोड़ा आगे जाकर रुकेगी। तो दोनों क्या हो गए, ये हो गया नेगेटिव वर्क। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, वॉक करना, जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हो, आप अर्थ को बैकवर्ड पुश करते हो, है ना, मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। आप वॉक करोगे राइट में, और फ्रिक्शन कहाँ लगी होगी, अगर मैं आपको याद है छोटी क्लासेस, फ्रिक्शन लगी होगी लेफ्ट में। सो दिस इज नेगेटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क होता है। और वर्क डन जीरो मैंने बताया था, वर्क डन जीरो कब होगा, जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा। जब आपका यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल था 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ पे एंगल था 90 डिग्री। और मैं आपको तीनों वैल्यू याद दिलाऊंगा, अगर आपको पेपर में आ रही तो याद रखनी है आपको। कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये तो वैसे भी याद रह सकती है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन जीरो है, 90 डिग्री होना चाहिए बस। एग्जाम्पल ले इसका भी, मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वॉक करें, मैं पूछूं आपने वर्क कितना किया है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ है, मान लो आप, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर बनाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देख नहीं रहा होगा। मान लो आप ए से बी तक आप वॉक करने गए, ए से बी तक, ये रहा। मैं पूछूं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ है, तो ग्रेविटी तो मेरी नीचे लगती है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पता है कितना है, जीरो है, क्योंकि वर्क डन जीरो है। सैटेलाइट, मैं सारा इरेज कर दूं एक सेकंड, मेरे के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर होगा। वर्क डन जीरो की जरा बात करते हैं कुछ और, वर्क डन जीरो की बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है एक बात, जब भी कोई भी चीज अगर गोल 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 घूम रही होती है ना, तो उसका भी वर्क डन जीरो होता है। पता है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पहले हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस, एक चीज हम पढ़ेंगे नाइन्थ के मैथ्स के अंदर ही, सर्कल चैप्टर में, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको बोला जाता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा। मतलब रेडियस जो होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जब भी 90 डिग्री हो जाए, तो समझ लेना कितना है वो, वर्क डन मेरा जीरो आने वाला है, खत्म। सैटेलाइट का घूमना, सन बीच में है, सन क्या करता है, सब पे फोर्स लगाता है, तो वर्क डन जीरो है। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क, पढ़े एक बारी। बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क। पॉजिटिव वर्क, वर्क डन इज पॉजिटिव कब, when a force act in the direction of motion of the body, when force, both force और displacement दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो मैं बोलूंगा क्या, मेरा वर्क डन है पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क है। सिंपल, ये देखो, है ना, ये देखो, ये लड़की दिख रहा है आपको, ये टॉय को क्या कर रही है, पुल कर रही है ना, ये देखो। तो ये फोर्स यहाँ लगा रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है ना, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। क्लियर है बात, यहाँ पे देखो, ये इसको भी गिरा देगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे देखो फोर्स यहाँ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्क। अब यहाँ पे देखो, अब अपनी किताबों को ऐसे धक्का लगाते हो ना, मान लो ये जो लड़का है, ये लड़का नहीं है, ये आपकी बुक्स है ना, ऐसे धक्का मारते हो ना, जा, अब मैं थोड़ी देर रील देखूंगा, नहीं, तो ये हो गया आपका, ये मान लो यहाँ पे फोर्स लगा इसने, और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हुई, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। सारे पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों जो आपको दिख रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मैंने बताया, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, व्हेन फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल हो गया, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, फुटबॉल चलती तो नहीं रहेगी, फुटबॉल धीरे धीरे एक टाइम आने के बाद रुक जाती है ना, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, फुटबॉल को स्लो करता है, और वो नेगेटिव वर्क होता है। हम सब पे फ्रिक्शन लगता है जब भी हम वॉक करेंगे। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। मान लो आपने किसी ब्लॉक को पुश करा, तो आपने फोर्स यहाँ लगाया, बट फ्रिक्शन यहाँ लगा ना, फ्रिक्शन यहाँ लगा, है ना, मतलब, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री बंदे समझ जाना कि वो नेगेटिव वर्क है, खत्म। क्लियर है, आगे चले। जैसे यहाँ देखो, फुटबॉल थी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुई, बट फ्रिक्शन यहाँ लगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगा, तो 180 डिग्री। क्लियर है इसमें भी, ठीक है।
अभी गाड़ी आगे जा रही है, क्या गाड़ी चलती रहेगी? एक टाइम आने के बाद रुकेगी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो दिस इज नेगेटिव वर्क। तीसरा है हमारा वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल्स, जब राइट एंगल पे होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल हो गया, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, हेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द मून एट राइट एंगल, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। भाई मून जो है वो सन हमारी अर्थ के चारों तरफ राउंड लगा रहा होता है। मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, एम। अगर मैं आपसे पूछूं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने अभी बताई आपको ये बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ये नीचे की तरफ ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऑलवेज। रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे बनाता है। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? एक दूसरे पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे होता है। सैटेलाइट का एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। वर्क डन जीरो कब होगा? देखो दिखा रखा है। अच्छा एक और बात, वर्क डन जीरो सिर्फ 90 डिग्री से होगा? क्या है वर्क डन जीरो? जब भी तो होता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस। वर्क डन को जीरो होने के लिए या तो फोर्स जीरो लगे या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। इन दोनों में से कोई अगर एक भी होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो क्या कह रहा है ये? वर्क डन जीरो कब होगा? जब होगा जब फोर्स जीरो लगेगी, पहला। दूसरा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और तीसरा जब 90 डिग्री होगा। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। क्या तीन कंडीशन है जब वर्क डन जीरो होगा? जब पहला फोर्स नहीं लगेगी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब तीसरा 90 डिग्री पे होगा। खत्म। तब आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। मान लो ये कूली है, ये कूली एक जगह पे इसको वेट को लिए लिए खड़ा है, तो इसका वर्क डन क्या है? जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई इसमें। तो इसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। सिंपल। चलें आगे चलें। अब कुछ न्यूमेरिकल है। अच्छा ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। अब आप मेरे ख्याल से सब आंसर कर सकते हो इसको। इसको जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप बता पा रहे हो। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक फोर्स एफ दिखा रखा है ऑफ मास एम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, एज शोन बाय द लॉन्ग एरो, लॉन्ग एरो से दिखा रखा है, ये लॉन्ग एरो लॉन्ग एरो लॉन्ग एरो। कह रहे डायग्राम को देखो ध्यान से और मुझे बताओ वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो। भाई देखते ही पता लग जाएगा। 90 डिग्री एंगल पहले में, 90 डिग्री देखते ही मैं कह सकता हूं क्या ये है वर्क डन जीरो। इसमें कितना है? 0 डिग्री एंगल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये है वर्क डन पॉजिटिव। अच्छा इसमें दिख रहा है 180 डिग्री का एंगल है, ये देखते मैं क्या बोल दूंगा? वर्क डन है नेगेटिव। सोचो एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन है वाले, कितने सिंपल क्वेश्चन है ना, बस कंसेप्ट मेन चीज मैटर करती है। कंसेप्ट आ गया तो सब कुछ आ गया। क्लियर? अगला, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, एक बेचारा कूली लगेज उठा के खड़ा है 15 किलो का, ग्राउंड से ऊपर उठाया उसने, तो उठाया नहीं, खड़ा है ग्राउंड से ऊपर उठाया और उसको रखा अपने हेड पे, जो कि 1.5 मीटर अबव था ग्राउंड के। कह रहा है वर्क बता दो उसने कितना किया लगेज पे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर है बात? बट मुझे एफ नहीं पता, बट मुझे एफ का फॉर्मूला तो पता क्या होता है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। एम कितना है मेरा? 15 किलो। और ए कितना है मेरा? ए हम लेंगे कितना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 ले लो, क्योंकि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती थी, बट हम कई बार 10 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो ये हो गया आपका इंटू एस 1.5। एक बात का ध्यान रखना, पता है क्या, कि ये केजी में है, सही है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सही है, ये मीटर है, सही है। अगर इसमें एक चीज भी अगर यूनिट में नहीं होगी ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। मतलब कई बार है ना जान के वो सेंटीमीटर दे देगा, और उसको पता है कि आप तो जल्दी जल्दी में कर कर आओगे क्वेश्चन, तो आंसर आपका गलत आएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी। बच्चों से गलतियां होती है क्या? क्या चेक करना है हमने? हर एक चीज उसकी एसआई यूनिट में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है। जैसे कि मास की केजी होती है, और डिस्टेंस की मेजर होती है वो मीटर होती है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 15 × 15 225 225। क्या बाकी क्या होती है याद है? जूल, 225 जूल। वैसे हम इसको 9.8 से लेके भी कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि 9.8 लेनी है या फिर 10 लेनी है। आप 10 की जगह 9.8 लेके मुझे करके दिखाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? याद से मैं वेट करूंगा इस चीज का। तो आंसर आ गया आपका 225। इसको जरा वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है।
आंसर कितना आ गया मेरे पास? आंसर आ गया 225 जूल। क्लियर है? यूनिट का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखोगे तो कभी कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि अ पेयर ऑफ बुलेट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। चेक कर लेना कि ऐसा यूनिट के अंदर है। तो मुझे फोर्स कितना गिवन है? फोर्स मुझे गिवन है 140 न्यूटन। कह रहा है फील्ड फ्लो होती है, फील्ड को जितवाने के लिए काम कर रहा है, 15 मीटर लॉन्ग। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज 115 मीटर। एक बात का ध्यान रखना, क्या ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है? बिल्कुल सही है। कोई अगर नहीं होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कह रहा है वर्क निकाल दो फ्लो करने में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस। मल्टीप्लाई करना है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये है 140 न्यूटन इंटू एस कितना है? 15 मीटर। आप मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा? 15 इंटू 14 आप करोगे, 20 का 0, 2 4 1 4 5 6, ठीक है, 5 1 0 1 2 21 21 2 1 0 0 जूल। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। आपका आंसर आपके सामने है। क्लियर है? तो अब हमारा ये 2100 जूल आपका आंसर आ गया। सो हमारा अब वर्क वाला पार्ट खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी। एनर्जी आएगा तो ही आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि वर्क तो कुछ साइन नहीं आपको सामने दिख रहा है। वर्क में इतना कुछ खास है नहीं। मेन जो पूरा चैप्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एनर्जी वाला पार्ट। ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के अंदर, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।